जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। ये जो अपनी लास्ट क्लास में हमने पास पेपर क्वेश्चन नंबर 4 शुरू किया था, हमने ट्रायल बैलेंस का पोस्टमार्टम किया। ट्रायल बैलेंस का पोस्टमार्टम करने के बाद हमने वर्किंग्स के आके छोड़ दिया था, हमारी क्लास का टाइम एंड हो गया था। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम हेयर। हमने एडजस्टमेंट्स को सॉल्व करना था जी। कहते हैं जी FT डेप्रिशिएट्स इट्स फिक्स एसेट्स फ्रॉम द मंथ ऑफ एडिशन। जिस दिन एडिशन होगी उसी दिन से FT क्या करते हैं, अपने फिक्स एसेट्स को डेप्रिशिएट करते हैं। ठीक है जी। रेट ऑफ डेप्रिसिएशन बिल्डिंग एंड प्लांट एंड मशीनरी 5% एंड 10%। इसके अलावा एक और एडजस्टमेंट सीधी कहता है जी ऑन 1 मार्च 2016 FT पेड एन एडवांस ऑफ 330, हमने थाउजेंड्स को काट दिया था, फॉर परचेज ऑफ अ मशीन एंड डेबिटेड इट टू मशीन अकाउंट। गलती से इसको डेबिट कर दिया। इसकी अगर मैं रेक्टिफिकेशन करूं, यहाँ पे हम इसकी रेक्टिफिकेशन कर लेते हैं जी। रेक्टिफिकेशन क्या है, जब एडवांस पे किया तो एंट्री होनी चाहिए थी, करेक्ट एंट्री होनी चाहिए थी। एडवांस फॉर मशीन डेबिट करंट एसेट्स में आना था ये, एंड कैश और बैंक अकाउंट क्रेडिट, ये क्रेडिट होना चाहिए था 330 से। दिस वाज द एडजस्टमेंट जो कि हमारे बुक्स में होनी चाहिए थी। लेकिन हुआ क्या, रॉन्ग एंट्री क्या पास की। कहते हैं जी डेबिटेड इट टू प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी को डेबिट कर दिया, प्लांट एंड मशीन अकाउंट को डेबिट कर दिया। और कैश के बारे में खामोशी इख्तियार की, तो कैश और बैंक एज इट इज क्रेडिट 330। तो अब इसको रेक्टिफाई कैसे करेंगे, रेक्टिफाइड एंट्री पास करेंगे हम। कैश तो बिल्कुल ठीक है, प्लांट को डेबिट होना चाहिए था, कर दें प्लांट एंड मशीन को डेबिट, गलत कर दिया सॉरी, एडवांस को डेबिट होना चाहिए था, एडवांस फॉर प्लांट, प्लांट के लिए एडवांस इसको डेबिट होना चाहिए था, और प्लांट एंड मशीनरी को क्रेडिट। चूँकि अभी डेप्रिसिएशन कैलकुलेट नहीं हुई, लिहाजा डेप्रिसिएशन पे कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा। तो ये भी हमारा प्लांट एंड मशीनरी भी ठीक हो गया, हमारे एडवांसेस भी ठीक हो गए। तो प्लांट एंड मशीनरी में, वेयर इज द प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी में से क्रेडिट करें 330, ये है जी प्लांट एंड मशीनरी, इसमें से माइनस कर रहा हूँ 330, और उसको एडवांसेस में लिखिए। प्री पेमेंट एंड अदर रिसीवेबल्स हैं, तो प्री पेमेंट्स में लिखिए एडवांस फॉर मशीन। ठीक है जी। इसके लिए हमने वर्किंग नंबर 1 बनाई है जी। हम एग्जामिनर को वर्किंग नंबर 1 का रेफरेंस दे सकते हैं कि जी वर्किंग नंबर 1 में जाके देख लें की तरह करंट एसेट्स, हम इसको वर्किंग नंबर 1 एंड एडजस्टमेंट नंबर 2 दोनों रेफरेंसेस बता सकते हैं जो आपको मुनासिब लगे। इसमें से माइनस करूँगा, इसमें ऐड करूँगा 330, प्लांट में से माइनस कर दिया, एडवांसेस में लिख दिया, तो मेरी रेक्टिफिकेशन कंप्लीट हो गई। ठीक है जी। इसके अलावा मेरे पास डेप्रिसिएशन से रिलेटेड कोई और एडजस्टमेंट नहीं है। अब मैं डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर लेता हूँ। मेरा प्लांट का ठीक बैलेंस क्या आएगा, प्लांट एंड मशीनरी का 330 माइनस करके बताइएगा क्या आंसर आता है। 6650 में से 330 माइनस करें, आंसर बताइए क्या आता है। 6320। ठीक है जी। अब इसकी डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर लेते हैं। यहाँ पे मैं डेप्रिसिएशन की वर्किंग बनाता हूँ। डेप्रिसिएशन ए की वर्किंग में देखिए हम पूरा सवाल सॉल्व कर रहे हैं। प्लांट एंड मशीनरी और बिल्डिंग है, बिल्डिंग की डेप्रिसिएशन कर लें जी। बिल्डिंग, बिल्डिंग के लिए उसने रेट बताया, WDV मेथड है,
तो हमें बिल्डिंग की BD एसेट्स BD बैलेंस पे ही डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करनी है। तो WDV ऑफ ऑल BD एसेट्स, इसमें से कुछ भी एक्सक्लूड क्यों नहीं कर रहा, क्योंकि ना डिस्पोजल है ना एडिशन है, मल्टीप्लाई बाय रेट मल्टीप्लाई बाय टाइम फैक्टर। तो WDV ऑफ ऑल एसेट्स, बिल्डिंग की कॉस्ट थी जी 3700, इसमें से इसकी क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन गिवन है 1436, मल्टीप्लाई बाय रेट इज 5%। बताइए क्या आती है ये डेप्रिसिएशन, 113.2 आ रहा है। अली मैं इसको 113 कह रहा हूँ, राउंड कर रहा हूँ, ठीक है जी, 113। डबल एंट्री क्या होगी, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट एंड एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट। तो चलिए मैं इसको पोस्ट कर देता हूँ, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस में जाइए, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, एडजस्टमेंट्स करेंगे इसमें जी, डेप्रिसिएशन किसकी जी, बिल्डिंग की, कहाँ से आई है, वर्किंग नंबर 1 में जाके एग्जामिनर सब देख लें। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट 113 राउंड कर लिया मैंने, एंड एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट वो कहाँ पे है, नॉन करंट एसेट्स में, वर्किंग नंबर 1 में दिया हुआ है जी, वर्किंग नंबर 1 की तरह एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन बिल्डिंग 113 क्रेडिट, क्यों, डेप्रिसिएशन की वजह से, किस डेट पे, 30/6/16। तो ये आ गई डेप्रिसिएशन की वर्किंग। उसके बाद आते हैं बिल्डिंग के बाद हमने प्लांट एंड मशीनरी की डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करनी है, प्लांट एंड मशीन। इसमें भी बेटा एडिशन कोई नहीं है, BD पे ही कैलकुलेट करेंगे, ना कोई एडिशन है ना कोई डिस्पोजल। एक गलती से उन्होंने एडिशन रिकॉर्ड की थी, वो हमने रिवर्स कर दी और ठीक कर दी। तो हमारी डेप्रिसिएशन क्या आ जाएगी जी, WDV ऑफ ऑल BD एसेट्स, क्योंकि ना डिस्पोजल है और ना ही एडिशन है, मल्टीप्लाई बाय रेट मल्टीप्लाई बाय टाइम फैक्टर। तो अब करेक्टेड बैलेंस क्या है हमारे पास, 6, आपने भी कैलकुलेट करके बताया आसिफ, 6320। मैं दोबारा इसको लिख देता हूँ, द बैलेंस वाज 6650, इसमें से माइनस किया आपने 330, ये आ गया सही वाली कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन थी 2414। अब ये आ गया WDV ऑफ ऑल BD एसेट्स, यानी ये सही वाली कॉस्ट और उसमें से उसकी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन साल की शुरू की, रेट वाज 10% एंड टाइम फैक्टर इज 12/12। बताइएगा क्या डेप्रिसिएशन आती है, 391। डबल एंट्री पास करें इसकी, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आपने यहाँ पे बनाई हुई है तो इसको क्रेडिट करें, 391 डेप्रिसिएशन की वजह से, और डेप्रिसिएशन एक्सपेंस को डेबिट कर दें, क्योंकि एडमिन और सेलिंग इकट्ठे लिखे हुए हैं तो इसी में हम ऐड कर देंगे डेप्रिसिएशन प्लांट एंड मशीन। वर्किंग नंबर 1 से देख लें एग्जामिनर सब जाके, इट इज़ 391, डबल इफेक्ट कंप्लीट जी। तो हमारे पास एडजस्टमेंट नंबर 1 एंड 2 ये कंप्लीट होगी जी। अब इसका कुछ और करने वाला बाकी नहीं रहेगा। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यानी सब क्वेश्चन है बेसिकली फाइनल अकाउंट में। कहता है क्लोजिंग इन्वेंट्री वाज वैल्यूड एट 1560, दिस इंक्लूडेड goods costing 35 returned by a customer on 30th June 2006। कॉस्ट बताइए, ठीक है। कहता है जी 30 जून को जो चीज़ें वापस आई क्लोजिंग स्टॉक में शामिल है 1560 में, बट yet not accounted for, लेकिन उसकी डबल एंट्री नहीं की। These goods were sold earlier at cost प्लस 40%, ठीक है जी। तो दो एडजस्टमेंट्स आ गई, एक तो क्लोजिंग स्टॉक है 1560 और दूसरा क्या है, सेल्स रिटर्न की एंट्री नहीं पास की। तो पहले हम क्लोजिंग इन्वेंट्री की एंट्री पास करते हैं। क्लोजिंग स्टॉक हमारे पास आएगा 1560, इसमें चूंकि शामिल है स्टॉक तो इसको तो ठीक करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ से 1560 माइनस किया, इसको करंट एसेट्स में जाके लिखेंगे
क्लोजिंग स्टॉक 1560। ठीक है जी, हमने डबल एंट्री पोस्ट कर दी। दूसरा इफेक्ट कहता है जी परचेज रिटर्न रिकॉर्ड नहीं हुई, सेल्स रिटर्न रिकॉर्ड नहीं हुई, तो सेल्स रिटर्न रिकॉर्ड कर लें। दोबारा देखिए जी क्या कहता है, दिस इंक्लूडेड कॉस्टिंग 35 मिलियन रिटर्न फ्रॉम अ कस्टमर, एक कस्टमर से वापस हुई, उसने नहीं बताया कैश है क्रेडिट है कौन सी सेल्स है नहीं बताया, बट नॉट येट अकाउंटेड फॉर। ठीक है जी, तो आपकी मर्जी है, आप इसको कैश में से वापस करें, बैंक में से वापस करें, या आप कस्टमर से यानी क्रेडिटर में से माइनस करें डेटर में से। तो मैं बेटा इसको डेटर में से माइनस कर रहा हूँ क्योंकि सवाल साइलेंट है, आप चाहें कैश में से भी माइनस कर सकते हैं। तो गुड्स वर अर्लियर सोल्ड एट कॉस्ट प्लस 40%, क्योंकि अगर वापस गई होती ना कैश से तो कुछ ना कुछ बताया होता, बैंक से वापस गई होती तब भी अकाउंटेंट साहब के पास कुछ नॉलेज होता। क्योंकि कस्टमर से वापस आई थी जो कि आपका डेटर है, उसको कस्टमर की बजाय डेटर लिखना चाहिए था। ठीक है, तो उसने अच्छा लफ्ज यूज़ नहीं किया। अब हम सेल रिटर्न की एंट्री करते हैं। 35 में कॉस्ट थी लेकिन हमें तो चाहिए सेल प्राइस दैट इज़ 40% एंड अबव, और हमने कहीं पे कैलकुलेट भी की है 49,000 से, ये डबल एंट्री करनी चाहिए थी हमें। तो सेल्स रिटर्न में जाके हम लिखेंगे 49,000 सेल्स रिटर्न प्लस 49,000, 40 सिर्फ 49 से क्योंकि 1000 तो हमने ख़त्म कर दिया, एंड डेटर में से माइनस करेंगे। इसी में आ जाएगा जी सारे रिसीवेबल्स, तो सेल्स रिटर्न 49, वर्किंग बताना चाहें उसको बताइए। 35 इंटू 1.4 किया है मैंने। रेफरेंस देना चाहें बताएं, एडजस्टमेंट नंबर 3 है। शुरू में देना चाहिए यहाँ पे दें, एडजस्टमेंट नंबर 3 कर रहा हूँ मैं। ठीक है, तो जैसे भी आप उसको आसानी पैदा करेंगे वो उतनी आसानी आपके लिए पैदा करेगा। डबल इफेक्ट हो गया, सेल्स रिटर्न में लिख दिया एंड साथ में करंट एसेट्स ट्रेड रिसीवेबल इसी में आ रहा है, प्री पेमेंट्स एंड अदर रिसीवेबल, सारे रिसीवेबल इसी में से, तो मैंने इसी में से माइनस कर दिए। ठीक है, उसने अलग से मुझे डेटर्स नहीं बताए, कंबाइंड अमाउंट है मैंने उसी में से माइनस कर दिया। ठीक है, माइनस करना तो यहाँ से ब्रैकेट, क्लियर। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन देखते हैं, ये एडजस्टमेंट नंबर 3 भी हमने सॉर्ट आउट कर ली। नेक्स्ट एडजस्टमेंट में कहता है द लोन वाज एक्वायर्ड ऑन 1 जनवरी 2016 एंड द प्रिंसिपल अमाउंट इज रीपेबल इन 8 हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट। तो लोन की अमाउंट क्या है, लोन वाज अमाउंटिंग टू रुपीज़ 5,000, तो 8 इंस्टॉलमेंट्स हैं, तो 5,000 को अगर मैं 8 पे डिवाइड कर दूँ, 5,000 डिवाइडिंग बाई 8, तो व्हाट विल बी द आंसर बताइएगा। अच्छा, ट्रेड रिसीवेबल दिया हुआ है जी, तो हमने फिर लिखा होना चाहिए हमें नीचे, हमने नहीं लिखा ट्रेड रिसीवेबल। आसिफ ने आइडेंटिफाई किया कि ट्रेड रिसीवेबल दिया हुआ है, तो फिर बेटा मैं यहाँ पे नहीं लिखूँगा इसको। अगर ट्रेड रिसीवेबल दिया हुआ है तो हमने नीचे वर्किंग बनाई होगी फिर ट्रेड रिसीवेबल की, ये यस ट्रेड रिसीवेबल, माई अपॉलॉजीज, इसमें लिखेंगे हम अमाउंट वाज 49, सेल्स रिटर्न, उसको वर्किंग बताइए 35 इंटू 1.4 किया हमने। ठीक है, एडजस्टमेंट नंबर 3 थी, मेंशन करें एडजस्टमेंट नंबर 3। यहाँ से बैलेंस हम, ये बैड डेट्स हैं, सॉरी ट्रेड रिसीवेबल कहाँ पे लिख दिए हैं, ट्रेड रिसीवेबल ही है। ठीक, 625 है ट्रेड रिसीवेबल, नहीं 3600 है लड़के, आसिफ 3600 है बच्चे।
अच्छा, आपने लोन का बताया 625 आया जी हमारे पास, डिवाइड करने के बाद 625, तो हर 6 महीने के बाद हमने 625 की इंस्टॉलमेंट पे करनी है। कमेंसिंग फ्रॉम, पहले इंस्टॉलमेंट कब अदा होगी? 1 जनवरी 2017। अब हम करंट पोर्शन अदा करने लगे। हमारे लोन में से अगले 12 महीने में कितना लोन रीपे होगा? ठीक है, हमारा साल ख़त्म हो रहा है 30 जून 2016, अगले 12 महीने ख़त्म होंगे 30 जून 2017। 30 जून 2017 से पहले पहले कितना कर्जा अदा होना है? एक होना है 1 जनवरी को इंस्टॉलमेंट होनी है 625 की, और नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट होगी 1 जुलाई 2017। तो 01, 07 एंड 17 ये तो हमारे साल का हिस्सा नहीं है। अगले 12 महीने में सिर्फ एक इंस्टॉलमेंट पे होनी है। तो ये जो करंट पोर्शन है ना बच्चे, ये लोन में से निकालेंगे और इसको करंट लायबिलिटी में लिखेंगे। तो ये लोन है, इसमें से माइनस कर रहा हूँ 625, लोन में से निकाला, इसको करंट पोर्शन ऑफ द लोन, लॉन्ग टर्म लोन, करंट पोर्शन ऑफ लोन, वर्किंग दिखाना चाहें 5000 डिवाइडिंग बाय 8, ये आपने 625 यहाँ पे ला के लिख दिया। है लाइबिलिटी, नॉन करंट लाइबिलिटीज में से निकाला और करंट लाइबिलिटी में लिख दिया। 625 ऊपर से माइनस किया, नीचे लाइबिलिटी में रिक्लासीफाई कर दिया क्योंकि ये अगले 12 महीने में अदा हो जाएगा। तो ये डबल एंट्री हमने पास कर दी करंट पोर्शन की। नेक्स्ट देखिएगा क्या कहता है इसकी एडजस्टमेंट में। उसके बाद कहता है जी इंटरेस्ट इज पेएबल हाफ ईयरली ऑन 1 जनवरी एंड 1 जुलाई ईच ईयर। अब इंटरेस्ट भी अक्रू करना है हमने 30 जून तक, पे उसने करना है 1 जुलाई को, इसका मतलब है 30 जून तक का जो इंटरेस्ट है वो भी आउटस्टैंडिंग है, तो एक्रूड इंटरेस्ट की एंट्री करनी है। इंटरेस्ट का रेट उसने ऊपर बताया हुआ लोन के साथ विच इज़ 12%। तो डबल एंट्री क्या होगी? इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट, जो ऑपरेट सेलिंग एंड एडमिन एक्सपेंसेस में नहीं है वो अलग से आता है। इंटरेस्ट एक्सपेंस ये फाइनेंस कॉस्ट होती है। इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट 5000 वाज द लोन अमाउंट, यहाँ पे मैथमेटिक्स आपकी यूज़ होगी। रेट ऑफ लोन वाज 12%, कितने महीने का? 6/12। तो बताइए क्या आता है जी इंटरेस्ट? 300 इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट एंड एक्रूड इंटरेस्ट क्रेडिट अदर पेबल्स में आ जाएगा। एसेट्स हैं जी और लाइबिलिटीज की तरह जी, करंट लाइबिलिटीज एंड अदर पेबल्स इसी में आ जाएगा। एक्रूड इंटरेस्ट पे, एक्रूड इंटरेस्ट अलग से भी लिख सकते हैं, इसमें भी क्लासिफाई कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। 300 डबल एंट्री कंप्लीट जी। एक्रूड इंटरेस्ट मैंने ऐड कर दिया इसमें करंट लायबिलिटीज में। तो हमारे इस सवाल में दो एडजस्टमेंट्स थी, एक तो लोन का करंट पोर्शन अदा करना था, दूसरा इंटरेस्ट का एक्रूवल करना था। ट्रांजैक्शन नंबर 5 में कहता है जी सेलिंग एंड एडमिन एक्सपेंसेस इंक्लूडेड फायर इंश्योरेंस प्रीमियम अमाउंटिंग टू 430 and 240 फॉर ऑफिस एंड ओनर्स पर्सनल प्रेमिसेस। द पॉलिसीज आर वैलिड अप टू 31 दिसंबर 2016। हमारा साल ख़त्म हुआ है 30 जून 16। इसका मतलब है पहली बात तो 6 महीने के एडवांस इंश्योरेंस है, पहली बात। दूसरी बात, ये जो ओनर के एक्सपेंसेस हैं ये ड्राइंग्स में जाएंगे। तो ओनर के जो एक्सपेंसेस हैं वो हैं 240। सबसे पहले हम ड्राइंग निकालते हैं 240, सेलिंग एंड एडमिन एक्सपेंसेस में डाले हुए हैं। यहाँ पे लिखूँगा ड्राइंग्स 240 माइनस किया, ये एक्सपेंस नहीं है मेरा। मैं एडजस्टमेंट का रेफरेंस दे देता हूँ साथ में क्योंकि मैं वर्किंग कोई नहीं कर रहा। एडजस्टमेंट नंबर 5 का मैंने एग्जामिनर का रेफरेंस दिया कि मैंने सेलिंग एंड एडमिन एक्सपेंसेस में से 240 माइनस कर दिए और ड्राइंग्स में ऐड कर दूँगा 240 ड्राइंग्स हो गई। एग्जामिनर को यहाँ पे बताना चाहते हैं एडजस्टमेंट नंबर 5 का तस्करा कर दें। ये 240 यहाँ से आया जी, ठीक है। दूसरा जो हमने 430 पे किया उसमें से भी कुछ एडवांस इंश्योरेंस है, प्रीपेड इंश्योरेंस। इसके लिए एग्जामिनर को वर्किंग बनाना चाहे तो वर्किंग बना के भी दे सकते हैं। दैट इज 430 है जी, 430 डिवाइडिंग बाई 2, 430 को डिवाइडिंग बाई 2 करेंगे तो 215
यहाँ से प्रीपेड इंश्योरेंस निकाली मैंने, एडजस्टमेंट नंबर 5 का रेफरेंस दे दें एग्जामिनर को कि मैंने अपने एक्सपेंसेस में से देखें प्रीपेड इंश्योरेंस को निकाला और उसको मैं प्रीपेड इंश्योरेंस में जाके लिख रहा हूँ। करंट एसेट्स प्री पेमेंट्स यहाँ पे है जी, तो प्रीपेड इंश्योरेंस एडजस्टमेंट नंबर बताएं इसको, एडजस्टमेंट नंबर एग्जामिनर आपको बताइए जी, एडजस्टमेंट नंबर 5 किया मैंने, 215, ठीक है जी। तो प्रीपेड इंश्योरेंस में आ गया, तो एडजस्टमेंट नंबर 5 कंप्लीट हो गई। एडजस्टमेंट नंबर 6 देखते हैं। हर एडजस्टमेंट को हम अलग सवाल समझ के उसके एक्सट्रैक्ट्स बनाते जा रहे हैं, डबल इफेक्ट करते जा रहे हैं। 5वें नंबर वाली एडजस्टमेंट का छठे नंबर पे कहता है रेंट एंड सैलरी अमाउंटिंग टू 137 एंड 89 आर टू बी एक्रूड, फ्री के नंबर एक्रू करना है, इंटरेस्ट एक्सपेंस में लिखें और साथ में एक्रूवल में करंट लायबिलिटीज में। तो एडमिन एंड सेलिंग में जाइए, यहाँ पे एडजस्टमेंट नंबर 6 लिखिए एग्जामिनर के रेफरेंस के लिए, एक्रूड रेंट अमाउंट थी एक्रूड रेंट की जी 137। बेटा थाउजेंड्स का हिसाब सही तरह से रखना है क्योंकि उसने आगे 3 जीरो लगाया हुआ है, ऊपर ट्रायल बैलेंस के ऊपर उसने राउंडेड अमाउंट दी हुई है। एंड एक्रूड रेंट के साथ है एक्रूड सैलरीज, दोनों मैंने डेबिट कर दी। अब क्रेडिट कहाँ पे करना है इसको, करंट लायबिलिटीज में जाके इसको क्रेडिट करना है। यहाँ पे ट्रेड एंड अदर पेएबल्स हैं, इसी में लिख लेते हैं जी एक्रूड। मेरे फेस पे नज़र भी आ गई फाइनेंशियल स्टेटमेंट में और वर्किंग भी शो हो गई। ये है जी एडजस्टमेंट नंबर 6। जिस तरह से उसने दिया हुआ है ट्रायल बैलेंस में फिगर्स को कंबाइन करके वैसे भी लिखी गई और मेरा इंडिविजुअली भी हैंडल हो गया जिस तरह से मैं पहले करता हूँ। एक्रूवल्स एंड प्री पेमेंट्स मेरा हिस्टोरिकल मेथड या प्रीवियस मेथड स्टैंडर्डाइजेशन भी हो गई और एग्जामिनर की रिक्वायरमेंट भी पूरी हो जाएगी। फिर है जी एडजस्टमेंट नंबर 6 में एक्रूड रेंट के साथ साथ एक्रूड सैलरीज भी हैं। एक्रूड सैलरीज अमाउंट है जी 89 की, ठीक है, डबल इफेक्ट कंप्लीट। जी बेटा एक्रूड लिखेंगे, क्यों नहीं लिखेंगे। इसके बाद है जी कहता है नेक्स्ट ट्रांजैक्शन में कहता है जी रेंट वाली होगी 6 नंबर पे। 7 नंबर में कहता है एट 30 जून 2016 द प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इज टू बी रिड्यूस्ड बाय 3000। इसको रिड्यूस करते हैं जी। लास्ट वाली पर ट्रांजैक्शन देख लीजिए। सस्पेंस अकाउंट रिप्रेजेंट एन एरर विच occurred when a credit note of 30 received for goods returned to a supplier was mistakenly posted to credit or trade payable। गलती से उसको क्रेडिट पेबल में लिख दिया, ट्रेड पेबल में लिख दिया गलती से। डबल एंट्री क्या होनी चाहिए थी, मैं अगर इसको रेक्टिफाई करूं, ये अकाउंट की गलती है, गलती से इस अकाउंट में लिख दिया, ठीक है, तो ना करेक्ट एंट्री ना रॉन्ग एंट्री, लेकिन मैं कर देता हूँ आपको समझाने के लिए। जब क्रेडिट नोट रिसीव हुआ तो आपने एडजस्टमेंट नंबर 8 सस्पेंस वाला सस्पेंस की वर्किंग बनाई होगी नीचे, बैड डेट्स, ये रेक्टिफिकेशन। इसमें जी एडजस्टमेंट नंबर 8 बेटा इसका वर्किंग्स का एडजस्टमेंट्स का कोई फॉर्मेट नहीं है, बस आप उसको प्रेजेंटेबल बनाएं, एग्जामिनर आसानी से समझ सके। तो भाई क्रेडिट नोट यानी करेक्ट एंट्री क्या थी, आपने चीज़ें वापस की हैं, तो क्रेडिटर अकाउंट डेबिट से परचेज रिटर्न क्रेडिट, ये एंट्री होनी चाहिए थी 30 से, ठीक है, ये एंट्री बनती है परचेज रिटर्न। रॉन्ग एंट्री क्या की, गलती क्या की है आपने, परचेज रिटर्न के बारे में खामोश है, तो परचेज रिटर्न एज इट इज 30। कहता है क्रेडिटर के अकाउंट में लिख दिया आपने क्रेडिट साइड पे,
क्रेडिटर अकाउंट को भी क्रेडिट कर दिया। मैं नहीं कह रहा कि उसने गलती की है, देखिए क्या कहता है गलती में। तो हम बेटा ये फाइनल अकाउंट के साथ रेक्टिफिकेशन भी कर रहे हैं। कहता है वाज मिस्टेकनली पोस्टेड एज क्रेडिट टू ट्रेड पेबल अकाउंट। ट्रेड पेबल अकाउंट में गलती से आपने क्रेडिट कर दिया, करना डेबिट था, तो यहाँ से हमारा सस्पेंस अकाउंट आउट हो गया। अब इसको ठीक कैसे करेंगे? करेक्ट एंट्री पास कीजिएगा, रेक्टिफाइड एंट्री पास करते हैं जी। परचेज रिटर्न तो ठीक है, एक तो क्रेडिटर को ओरिजिनल अमाउंट से डेबिट होना चाहिए था, वो करते हैं जी। क्रेडिटर अकाउंट को डेबिट होना चाहिए था, एक वो किया 30 से, नंबर 1। नंबर 2 जो गलत क्रेडिट हुआ उसको भी डेबिट करना है, उसको भी डेबिट किया 60 से क्रेडिटर अकाउंट डेबिट एंड सस्पेंस अकाउंट क्रेडिट 60 से। सस्पेंस अकाउंट के क्रेडिट में पोस्ट करें क्रेडिटर की वजह से, तो ये तो हो गया जी नील। ठीक है, सस्पेंस अकाउंट की कहानी खत्म। अब क्रेडिटर अकाउंट डेबिट होना है, तो क्रेडिटर के अकाउंट में से जाके 60 माइनस कर दें। वर्किंग नंबर 3 का रेफरेंस दे दें। करंट लायबिलिटीज में ट्रेड एंड अदर पेबल्स, ट्रेड पेबल्स भी इसी में है, इसमें से क्रेडिटर को माइनस कर दें 60 से। क्यों जी? ये है परचेज रिटर्न है और एडजस्टमेंट नंबर बताइए एग्जामिनर को। एडजस्टमेंट नंबर हमने की है जी 8वीं एडजस्टमेंट ये की है। आप वर्किंग नंबर 3 में जाके देख लें एग्जामिनर साहब मैंने क्या काम किया। डबल एंट्री कंप्लीट। अब आते हैं जी बैड डेट्स में। सस्पेंस अकाउंट में चलेगी और पेबल में चलेगी। चलें जी सस्पेंस अकाउंट बैड डेट्स। डेटर्स अकाउंट क्लोज करते हैं, 3600 इज द क्रेडिटर साइड, इसमें से 49 माइनस करें तो एडजस्टेड बैलेंस क्या आएगा? एडजस्टेड बैलेंस ये आ जाएगा 3551। ठीक है, ये एडजस्टेड बैलेंस आ गया। अब प्रोविजन उसने कहा रिड्यूस करें, ये ज़रा बेटा गौर कीजिएगा, मैं दोबारा उस पर आता हूँ। अब उसने ये नहीं कहा कि प्रोविजन का रेट 10% है, नहीं बताया। कहते जी द प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इट टू बी रिड्यूस्ड बाय 30। रिड्यूस करनी है, कम करनी है 30 से, यानी जितनी पहले प्रोविजन है पिछले सालों की उसमें से कम कर दे 30 से। ये नहीं कहा कि 5% ऑफ डेटर्स, यानी डेटर्स के ऊपर रेट अप्लाई नहीं करना, नेट सेल्स पे रेट अप्लाई नहीं करना, एज एनालिसिस मेथड नहीं करना, क्या करना है? रिड्यूस कर देना। तो रिड्यूस करते हैं, पहले जितनी भी प्रोविजन है उससे कम कर दे। पहले कितनी प्रोविजन थे? 180 थी, इसको रिड्यूस करना है। बैलेंस CD 180 माइनस 30 से रिड्यूस करेंगे तो कितनी रह जाएगी? 150। सिर्फ इतना काम था, हमने अपने प्रोविजन को रिड्यूस कर दिया। ठीक है जी। बैड डेट्स थे कुछ, पूरे सवाल में कोई बैड डेट्स नहीं है जी, बैड डेट्स की एंट्री नहीं है। तो 180 बैलेंसिंग फिगर किस तरफ आ जाएगी? डेबिट साइड पे आ जाएगी 30 की। ये जाएगा जी स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में। डेबिट बैलेंस आ गया तो इसमें जाना है अदर इनकम्स में। अब ये करंट एसेट्स और अदर इनकम्स, करंट एसेट्स में भेजिए जी 3551। करंट एसेट्स यहाँ पे डेटर्स, ट्रेड रिसीवेबल्स, जो उसने लिखा मैं भी वही लिखूँगा, ट्रेड रिसीवेबल। वर्किंग नंबर 2 में से आए हैं, डायरेक्टली बाहर लिख देते हैं 3551 और स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में जाके अदर इनकम्स में लिखूंगा प्रोविजन फॉर बैड डेट्स। एग्जामिनर को रेफरेंस दें, वर्किंग नंबर 2 में मैंने इसका काम किया हुआ है जी। 330 से आ जाएगा जी, 30 से अदर इनकम्स में आ गया। ये जी मेरा सवाल भी ख़त्म हो गया। अब इसको क्लोज करते हैं जी। बताइए सेल्स रिटर्न कितनी आती है? ये आ जाएगी 139 माइनस करके नेट सेल्स बताइए प्लीज़।
28,761, ठीक है। कॉस्ट ऑफ सेल में वेजेस नहीं है, कैरेज इनवर्ड नहीं है। कॉस्ट ऑफ सेल का बैलेंस बताइए बेटा। वन 5265। सेल में से कॉस्ट ऑफ सेल माइनस करें, ग्रॉस प्रॉफिट क्या आता है बताइएगा। 13496, ये आ गया ग्रॉस प्रॉफिट। अब आते हैं ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में बेटा सेलिंग एडमिन पहले थे, ये सारी एडजस्टमेंट्स ख़त्म करें। सारी एडजस्टमेंट्स के बाद नेट बैलेंस बताइए क्या आता है सेलिंग एंड एडमिन का। सिक्स 130, ये आगे सेलिंग एंड एडमिन एक्सपेंसेस। एंड ये है जी मेरे पास फाइनेंस कॉस्ट, 300 रुपये की फाइनेंस कॉस्ट है, ठीक है। तो ग्रॉस प्रॉफिट में से सेलिंग एडमिन एंड इंटरेस्ट यानी फाइनेंस एक्सपेंस माइनस करें तो मुझे बताइए ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना आता है। जी 7066 आपने बताया, 7066। अदर इनकम इसमें ऐड कर लें, मुझे नेट प्रॉफिट बता दें क्या आता है। 7096, ये आ गया मेरे पास अदर इनकम आ गई, नेट प्रॉफिट आ गया। नेट प्रॉफिट, इस नेट प्रॉफिट को हमें ट्रांसफ़र करना होता है जी कैपिटल में। नेट प्रॉफिट को यहाँ पे लिखेंगे हम 7096, नेट प्रॉफिट है, नेट लॉस नहीं है। इसमें से ये ड्राइंग्स हैं 240, ये माइनस करें। क्लोजिंग कैपिटल बताइएगा क्या आता है जी। ये आ गया जी 9856। नॉन करंट लायबिलिटीज 625 माइनस करेंगे तो यू विल हैव 4375। ये आ गया करंट लायबिलिटी, नॉन करंट लायबिलिटीज। करंट लायबिलिटीज का बताइएगा। अच्छा जी, सबसे पहले ट्रेड एंड अदर पेबल्स, ये इसको टोटल करें। ट्रेड अदर पेबल्स, मेरे एग्जामिनर ने एक ही फिगर बताई है तो मैं भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में एक ही फिगर लिखूंगा। बताइए ट्रेड एंड अदर पेबल, जो मैंने ब्लॉक बनाया सिर्फ इसका बैलेंस बता दीजिए। आपने बताया जी 2546, ये मेरे पास आ गया ट्रेड एंड अदर पेबल्स का बैलेंस। ये है जी करंट पोर्शन, इन दोनों को ऐड करके करंट लायबिलिटीज बताइए कितनी होती हैं। 3171। मेरा टोटल करना कोई काम नहीं होता। अब आप इन तीनों को ऐड करें तो आपके पास टोटल कैपिटल एंड लायबिलिटीज आ जाएंगी। टोटल कैपिटल एंड लायबिलिटीज, अमाउंट बताइएगा टोटल क्या आती है। 17402। एसेट्स पे आइए, बिल्डिंग एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आनी है वर्किंग नंबर, वर्किंग नंबर 1 को क्लोज करें तो ये आ जाएगा जी 9451 1549। तो CD बैलेंस
1549 ये जाएगा ऊपर और यहाँ से जाएगा जी 5082 2805। काइंडली कंफर्म कीजिएगा बैलेंस CD 2805। इनको ऊपर भिजवाइए जी क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को नॉन करंट एसेट्स में। वर्किंग नंबर 1 में बिल्डिंग की एक क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आएगी 1549 ये माइनस करें। इक्विपमेंट डेप्रिसिएशन प्लांट और मशीनरी की आएगी हमारे पास 2805 आपने लिखवाई है। चलिए जब बताएं बिल्डिंग का नेट बैलेंस क्या आएगा। 3700 में से 1549 माइनस करें या टोटली बता दें। ये ऐड लेस करने के बाद ये था जी 6320। नेट बैलेंस बता दीजिए नॉन करंट एसेट्स का क्या था 5666। ओके ये नॉन करंट एसेट आ गए। करंट एसेट्स ट्रेड एंड अदर पेएबल्स प्री पेमेंट्स एंड अदर रिसीवेबल। इसका एक ही बैलेंस हमसे चाहता था, हम एक बैलेंस बता देते हैं। इसका एक बैलेंस बताइए क्या था। नाइन टू फाइव। ठीक है जी 925 ये आ गया। कैश है, स्टॉक है, ट्रेड एंड अदर रिसीवेबल है। स्टॉक 1560 एज इट इज आउटर कॉलम में लिखें। ये जी इसका टोटल करके टोटल करंट एसेट्स बता दीजिए कितने हैं। वन 1886। ठीक है जी 11886। अब बताइए जी टोटल एसेट्स बता दीजिए कितने बनते हैं। करंट एसेट एंड नॉन करंट एसेट्स को टोटल करके। और बेटा ट्रेड रिसीवेबल में से इसकी प्रोविजन का बैलेंस नहीं माइनस किया हुआ। 3 हमने लिखा था बैलेंस शीट डेटर्स का 3551। प्रोविजन फॉर बैड डेट्स का बैलेंस तो लिखा ही नहीं। वर्किंग नंबर 2 में से लेके आइए, वो लेजर नहीं क्लोज किया था आपने। बैड डेट्स ये प्रोविजन 150 इज द बैलेंस, तो यहाँ से 150 इसमें से माइनस करें। आप बताइए क्या बैलेंस आएगा इसका। 150 माइनस करने के बाद 3401। अब टोटल करें करंट एसेट्स का। वन 1736 ये आगे करंट एसेट्स एंड नॉन करंट एसेट्स कितने हैं जी 5666। को सबको ऐड करके ग्रैंड टोटल बता दीजिए। 17402 ये आगे जी टोटल एसेट्स। ठीक है बेटा, तो मुझे कोई खुशी नहीं होती जब बैलेंस शीट टैली होती है। हमें हर एडजस्टमेंट को एक अलग सवाल के तौर पर सॉल्व करना है और उसके मार्क्स सिक्योर करने हैं। अब आप जब बुक में फॉर्मेट देखेंगे तो करंट लायबिलिटीज़ किसी और तरह से प्रेजेंट की है, मैंने यहाँ पे किसी और तरह से प्रेजेंट कर दी है। जब आप IK के पास पेपर का सोल्यूशन देखेंगे उसने किसी और तरह से प्रेजेंट किया होगा। प्रेजेंटेशन इतनी ज़्यादा आपके पेपर में मैटर नहीं करती जितना करेक्ट ट्रीटमेंट मैटर करता है। तो डबल एंट्रीज को सामने रखना है, उसमें गलती नहीं होनी चाहिए। कोई सवाल है तो काइंडली माइक ऑन करके आप लोग पूछ सकते हैं।
नो क्वेश्चन। जी आसिफ पूछिए। वालेकुम अस्सलाम। सर ये जो हमने एक्रूड किया था रेंट एक्सपेंस डेबिट और एक्रूड रेंट क्रेडिट, जी जो एक्सपेंसेस में लिखेंगे वो एक्रूड रेंट लिखेंगे या रेंट एक्सपेंस के तौर पे रेंट लिखेंगे? एक्सपेंस भी लिख एक्रूड सकते हमने हैं, रेंट एक्सपेंस भी लिख सकते हैं, क्रूड रेंट भी लिख सकते हैं, आपकी मर्जी है, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। रेंट एक्सपेंस भी लिख सकते हैं, मुझे कोई इतराज़ नहीं है। सर मैंने ये सवाल कर लिया था लेकिन मैंने ये सारा एडजस्टमेंट के तौर पे नहीं, मैंने वो ये कि जैसे वो सोल्यूशन में होता है वैसे मैंने बस माइनस प्लस करके सॉल्व कर दिया था इसे। बेटा बड़ी अच्छी बात है, अगर आपके अंदर ये कैपेसिटी है तो अच्छी बात है, लेकिन चूँकि मुझे तो सारी क्लास को, सारे स्टूडेंट्स को साथ लेके जाना होता है ना, ऐसा सोल्यूशन बनाने की कोशिश करेंगे एग्जामिनर को आसानी से समझ आए, उसके लिए रेफरेंसेस बनाइए ताकि वो आपके लिए आसानी पैदा करे। अगर आपने कर लिया तो कोई इशू नहीं है। मैंने जैसे भी बताया कि एक से ज़्यादा पॉसिबल सॉल्यूशंस या प्रेजेंटेशंस यस एक्सेप्टेबल हैं, ठीक है। जी ठीक है सर। और सर ये एक वाली जो है ये क्रेडिट नोट वाली जरा दोबारा बता दें। जी मैं 1 मिनट में बता देता हूँ जी आपको। क्रेडिट नोट एडजस्टमेंट नंबर 8। एडजस्टमेंट नंबर 8 में कहता है जी, सस्पेंस अकाउंट represent an error which occur when a credit note of 30,000 received। बेटा नोट क्या होता है? एक डॉक्यूमेंट है। जैसे फॉर एग्जांपल आप समझ लें कि आपका ये बिजनेस है, मैं आपका सप्लायर हूँ, ठीक है। उधार पे आपने मेरे से चीज़ें खरीदी हुई हैं, क्लियर। उधार पे चीज़ें खरीदी हैं, आपने कुछ चीज़ें मुझे वापस कर दी, आपने गुड्स मुझे वापस की, मैंने उन गुड्स को रिसीव किया, आप मेरे डेटर थे ना, मैंने उनको रिसीव करके आपको क्रेडिट किया, एक डॉक्यूमेंट पे लिखा क्रेडिट नोट के मैं आपको क्रेडिट कर रहा हूँ आसिफ साहब, क्योंकि आपने मुझे चीज़ें वापस की। वो क्रेडिट नोट मैंने आपको थमा दिया, आपने देखा वो डॉक्यूमेंट, आपने कहा वो क्रेडिट नोट, क्योंकि ना कैश की ट्रांजैक्शन है ना बैंक की ट्रांजैक्शन है, तो एविडेंस क्या होगा? सपोर्टिंग एविडेंस फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन का। मैंने सप्लायर ने आपको अपनी बुक्स में क्रेडिट किया, क्रेडिट नोट आपको थमा दिया। अब आपके लिए वो क्रेडिट नोट क्या हो जाएगा? डेबिट नोट। आपने उसको डेबिट करना, आपने सप्लायर को काम करना तो डेबिट। वो कहता है जी क्रेडिट नोट रिसीव्ड, ठीक है, 30,000 फॉर गुड्स रिटर्न टू सप्लायर वाज मिस्टेकनली पोस्टेड एज क्रेडिट टू द ट्रेड पेबल। आपने अकाउंटेंट साहब ने ऊपर देखा क्रेडिट नोट लिखा हुआ है, तो अकाउंटेंट साहब ने ट्रेड क्रेडिटर्स में भी उसको क्रेडिट ही कर दिया, जबकि क्रेडिट तो नहीं करना चाहिए था। जब परचेज रिटर्न होती है तो डेबिट करना चाहिए था आपको। तो क्रेडिट नोट लिखा हुआ देख के आपने गलती कर दी। वो क्रेडिट नोट तो सर जिशान ने लिख के भेजा कि जी आसिफ साहब आप मेरे डेटर थे, मैंने आपका बैलेंस को कम कर दिया क्रेडिट करके, तो ये लें जी क्रेडिट नोट है गुड्स रिटर्न का। आपने भी अपने पास क्रेडिट कर दिया, यानी सप्लायर को और बढ़ा दिया। गलती की ना आपने, और नहीं बढ़ाना था, कम करना था। दाऊद का सवाल है, सर फायर इंश्योरेंस प्रीमियम को 430 की बजाय 215 क्यों लिखा? दाऊद बेटा देखें, इंश्योरेंस प्रीमियम पे आइएगा, ये है एडजस्टमेंट नंबर 5। कहता है जी इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया हुआ वो एक्सपायर हो रही है। लास्ट लाइन देखिएगा तो पॉलिसीज आर वैलिड अप टू 31 दिसंबर 2016। 31 दिसंबर तक इंश्योरेंस है, पूरे साल की इंश्योरेंस पे होती है ना। उसने सवाल में देखें मेंशन भी किया हुआ कहीं पे, सालाना इंश्योरेंस पे होती है। 31 दिसंबर को सारी इंश्योरेंस एक्सपायर हो गई, आपका साल तो ख़त्म हो गया 30 जून को। तो इसका मतलब है ये जो 430 इंश्योरेंस बिजनेस ने पे की है, इसमें से 6 महीने की इंश्योरेंस अभी एक्सपायर्ड नहीं हुई इस साल में, वो तो आपका एसेट है। तो हमने एक्सपेंस में 430 लिखा हुआ था, उसमें से हाफ यानी 6 महीने की इंश्योरेंस वहाँ से माइनस की एक्सपेंस में से, और उसको प्री पेड इंश्योरेंस में लिख दिया क्योंकि ये एसेट है। ठीक है दाऊद, इसलिए मैंने उसको 2 से डिवाइड किया। आप उसको 6/12 कर सकते हैं, तो 6/12 भी 1/2 ही होता है ना। दानियाल कहते हैं क्लोजिंग एंट्रीज वाला पॉइंट 3 बता दें। क्लोजिंग एंट्रीज वाला, ये कौन सी क्लोजिंग एंट्रीज है दानियाल? क्लोजिंग स्टॉक वाला। क्लोजिंग स्टॉक में कहता है क्लोजिंग स्टॉक वाज वैल्यूड एट 1560। ये क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू बता दें। डबल एंट्री क्या होती है? कॉस्ट ऑफ सेल में से माइनस करें, करंट एसेट में लिख दें।
फिर कहता है इस क्लोजिंग स्टॉक की जो अमाउंट है इसमें 35,000 रुपये का एक स्टॉक शामिल है जिसकी कॉस्ट क्या 35,000, लेकिन ये तो आपके किसी कस्टमर से वापस आया हुआ, लेकिन इसकी डबल एंट्री नहीं की। जब कस्टमर से चीज़ें वापस आ जाती हैं तो उसकी डबल एंट्री क्या होती है, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट, डेटर्स अकाउंट क्रेडिट। लेकिन बेटा जब हमने सेल की थी तो हमने सेल प्राइस पे एंट्री की थी ना, सवाल में उसने मुझे कॉस्ट दे दी है तो मैंने वापस इसकी सेल प्राइस कैलकुलेट करनी थी। तो सेल प्राइस मैंने कैलकुलेट की 35,000 इंटू 1.4, तो सेल प्राइस आ गई 49,000। एंट्री नहीं पास की थी, ये डबल एंट्री पास कर दी। अब आप अपने पास जाइएगा IS2 के चैप्टर पे जाइएगा, उसमें अकाउंटिंग और फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस देखिएगा, उसमें जाके देखिएगा पर पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम में जब परचेज रिटर्न होती है तो क्या एंट्री होती है, और सेल रिटर्न की क्या एंट्री होती है, दिस इज द एंट्री ऑफ सेल्स रिटर्न। ले जी पास पेपर नंबर 5 पे आते हैं। ट्रायल बैलेंस गिवन है जी हमें पास पेपर नंबर 5 में। जी ये ट्रायल बैलेंस है, आप एडजस्टमेंट्स लेके आता हूँ। दिस इज द क्वेश्चन। रिक्वायरमेंट से शुरू करते हैं। कहता है स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2016, 10 नंबर। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एज एट 31 दिसंबर 2016, 11 नंबर। 21 नंबर का सवाल है। फाइनल अकाउंट में 21 नंबर आ ही नहीं सकते बेसिकली। फिर ये फाइनल अकाउंट का सवाल नहीं है, इसमें दूसरे चैप्टर्स की भी टेस्टिंग की गई है। ट्रायल बैलेंस का पोस्टमार्टम करते हैं। कैपिटल दिया हुआ जिसने ओपनिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, गौर कीजिए बेटा, उसने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दे दिया आपको यकम जनवरी 2016 का। डेबिट बैलेंस दिया, ठीक है, बताता नहीं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या होता है। इसके बाद देखिए क्या देता है जी, ड्राइंग्स, फिक्स एसेट्स कॉस्ट दी, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन दी। लीजिए IS 16 है इस फाइनल अकाउंट के सवाल में। IS 16 की हो सकता है हमसे डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कराए। अभी तक हमें ये नहीं पता कि डेप्रिसिएशन कैलकुलेट हो चुकी है या नहीं हुई, क्योंकि उसने एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के साथ कोई डेट्स मेंशन नहीं की हुई। उसके बाद क्लोजिंग स्टॉक गिवन है हमें। क्लोजिंग स्टॉक गिवन है, ये है जी IAS2। क्लोजिंग स्टॉक गिवन है तो परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम है, पीरियोडिक नहीं है। ओपनिंग स्टॉक और परचेजेस गिवन होती तो परपेचुअल पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम होता है। हमें ट्रायल बैलेंस में क्लोजिंग स्टॉक गिवन है, इसका मतलब परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम। उसके बाद जी ट्रेड डेटर्स हैं और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, इसका मतलब है बैड डेट्स भी चेक करना चाहता है आपसे। तो बेसिकली इसमें अभी तक 3 सवाल आ गए, IS 16, IS 2 एंड बैड डेट्स। उसके बाद कहता है प्री पेमेंट्स एंड अदर रिसीवेबल्स, एक्रूवल्स भी चेक करना चाहता है। 21 नंबर है, 4 चैप्टर अभी तक मुझे नज़र आ गए हैं इसमें जो टेस्ट कर रहा है। कैश एंड बैंक 10% लॉन्ग टर्म लोन है, ये भी एक्रूवल्स है, ये भी एक्रूवल्स अगर इंटरेस्ट नहीं कैलकुलेट हो सका। एंड करंट पोर्शन की बात कर रहा होगा। देखिए बेटा उसने मुझे ट्रैप दिए हैं, मैं ट्रायल बैलेंस से देख के पता लगा देता हूँ कि वो क्या चाहता है मेरे से। एक्रूवल एंड प्री पेमेंट्स, एक्रूवल्स के सवाल, एक्रूवल के नंबर रखे हुए इस ट्रायल बैलेंस में। उसने सेल और कॉस्ट ऑफ सेल बताया। कॉस्ट ऑफ सेल से मुझे पता चल गया ये परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम है।
क्योंकि ट्रायल बैलेंस में कॉस्ट ऑफ सेल का लेजर आ रहा है। तो अब मैं जब इन्वेंट्री की एंट्रीज कर रहा हूँ तो उसकी एंट्रीज करते हुए मेरे जहन में होना चाहिए कि कॉस्ट ऑफ सेल का अकाउंट मेंटेन किया जा रहा है। उसके बाद है फाइनेंशियल चार्जेस, इसका मतलब है इंटरेस्ट कैलकुलेट हो चुका हुआ है। सेलिंग एंड एडमिन एक्सपेंसेस दिए हैं, ये कंबाइन दे दिए उसने। तो हमने सारी एडजस्टमेंट्स सेलिंग एंड एडमिन एक्सपेंसेस की इसमें करनी है, और जो फाइनेंस चार्जेस बताए हैं इंटरेस्ट की एडजस्टमेंट इसमें करेंगे अगर कोई हुई तो। फिर उसने अदर इनकम्स बताई, मिसलेनियस इनकम में भी समतम एक्रूवल प्री पेमेंट चेक करता है, एक्रूवल्स एंड प्री पेमेंट्स। जी हमने अपने सवाल का पोस्टमार्टम किया, हमें पता चल गया इस फाइनल अकाउंट के सवाल में IAS 16 के नंबर भी रखे हुए हैं, IAS 2 के नंबर भी रखे हुए हैं, उसने बैड डेट्स के नंबर रखे हुए हैं, और एक्रूवल्स की काफ़ी ज़्यादा नंबर लग रहे हैं मुझे इस सवाल में। तो अब इसको सॉल्व करते हैं जी। एक्रूवल का सेपरेट क्वेश्चन आमतौर पे कम ही आता है, ज़्यादातर उसने एक्रूवल के मार्क्स आपसे फाइनल अकाउंट और रेक्टिफिकेशन में चेक करने होते हैं। अब आते हैं इसके एडिशनल इंफॉर्मेशन। कहता है RL uses perpetual inventory method to record its inventory। तो जिसने यहाँ पे बता भी दिया, ना भी बताता मुझे ट्रायल बैलेंस देख के ऑलरेडी पता चल चुका हुआ है। ड्यूरिंग फिजिकल काउंट, परपेचुअल मतलब हर ट्रांजैक्शन पे ही अपने स्टॉक की वैल्यू को अपडेट करते हैं। फिजिकल स्टॉक जब काउंट हुआ है तो पता चला फॉलोइंग एरर्स वर नोटेड, मैटर्स वर नोटेड। इन्वेंट्री शॉर्टेज, 2 मिलियन की इन्वेंट्री शॉर्टेज है, विच इज कंसीडर टू बी नॉर्मल लॉस की एंट्री करें। तो यहाँ पे नॉर्मल लॉस की डबल एंट्री पास करनी है हमने। फिर कहता है गुड्स कॉस्टिंग 15 मिलियन वर डैमेज इन फायर एंड हैव नो सेल्स वैल्यू। एबनॉर्मल लॉस बता दिया, एबनॉर्मल लॉस की डबल एंट्री। वो मेरी इन्वेंट्री की अकाउंटिंग चेक कर रहा है क्या मुझे डबल एंट्री आती है। उसके बाद कहते हैं गुड्स कॉस्टिंग 1 मिलियन वर विड्रॉन बाय द ओनर फॉर पर्सनल यूज बट नो एडजस्टमेंट वाज मेड इन द बुक्स। अगेन मेरी ड्राइंग की अकाउंटिंग चेक कर रहा है, डबल एंट्री चेक कर रहा है क्या इसको परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम में ड्राइंग की एंट्री आती है या नहीं आती। फिर कहता है गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट फॉर 7 मिलियन वर रिटर्न। 7 मिलियन की चीज़ें थे वापस आ गई। वेयर रिटर्न हैव नॉट बीन अकाउंटेड फॉर, दीज गुड्स वर सोल्ड एट कॉस्ट प्लस 40%। ये नहीं जिस सेल्स रिटर्न की एंट्री कराना चाह रहा है। ये बेटा उसने 4 अकाउंटिंग एंट्रीज आपसे टेस्ट की है जो हमने परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम पढ़ते हुए अकाउंटिंग पढ़ी थी, डबल एंट्री पढ़ी थी, उसमें से 4 एंट्रीज इसने यहाँ पे आपसे टेस्ट कर ली। तो हम इसके लिए एक अलग वर्किंग बनाएंगे, उसमें IAS 16 की एंट्रीज कर देंगे। मैं यहाँ पे वर्किंग नंबर 1 जब बनाऊँगा तो उसमें सबसे पहले इसी को हम इनकॉर्पोरेट करते हैं। ठीक है जी, फॉर्मेट लेके आता हूँ अपना टाइम सेव करने के लिए। प्रीवियस क्वेश्चन से मैं फॉर्मेट कॉपी करता हूँ और यहाँ पे ले आता हूँ ताकि हमारा टाइम थोड़ा सेव हो जाए। गिव मी अ मिनट। ये भी हमने सवाल किया जी, यहाँ से मैं फॉर्मेट को कॉपी करता हूँ एज इट इज। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एंड स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, सारी दुनिया में फॉर्मेट सेम है, स्टैंडर्डाइज्ड फॉर्मेट यूज होता है। तो लिहाजा फॉर्मेट को तो आप आसानी से लिख सकते हैं ना। ये जी मैंने कॉपी कर दिया यहाँ पे, Ctrl+V, ये सारे का सारा फॉर्मेट मेरे पास कॉपी हो गया। अब इसमें से मैं अमाउंट्स को रिमूव कर देता हूँ, मेरा टाइम सेव हो जाएगा। हम कॉन्सेप्ट्स पे बात कर लेंगे। परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम है, तो परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम में ये नीचे जितनी भी लिखी हुई ना ओपनिंग स्टॉक परचेजेस, ये नहीं आता जी। इसके अलावा बाकी सब सेम रहेगा। यहाँ पे एडजस्टमेंट्स करेंगे हम इंशाल्लाह। फाइनेंस कॉस्ट भी दी हुई है उसमें।
देखेंगे इस सवाल में अदर इनकम्स क्या हैं, कितनी हैं अदर इनकम्स। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में आते हैं, सेम रहेगा जी, कोई फ़र्क नहीं है। नॉन करंट लायबिलिटीज़ का पोर्शन भी रहेगा। जो जो चेंज हो सकती है अमाउंट्स वैल्यूज़ वो मैं डिलीट करता जा रहा हूँ। नॉन करंट एसेट्स तो रहेंगे, लेकिन नॉन करंट एसेट्स के नाम चेंज हो जाएंगे। करंट एसेट्स भी रहेंगे लेकिन उनके नेम्स चेंज हो जाएंगे। ये मुझे फॉर्मेट मिल गया मेरे प्रीवियस क्वेश्चन से। अच्छा जी, अब आते हैं जी, ये इन्वेंट्री की बात करता है। इन्वेंट्री की एडजस्टमेंट नंबर 1 है क्लोजिंग स्टॉक में, एडजस्टमेंट नंबर 1। क्योंकि काफ़ी ज़्यादा एंट्रीज हैं, मैं इसकी वर्किंग बना लेता हूँ। मैं इसको वर्किंग नंबर 1 में ले जाऊँगा। चलें, जब वर्किंग्स बनाएंगे तब देखेंगे, ट्रायल बैलेंस लिखते हुए इसके वर्किंग्स बना लेंगे। तो क्लोजिंग स्टॉक, इसके ऊपर मैंने देखें एडजस्टमेंट नंबर 1 लिख दी, और कॉस्ट ऑफ सेल में भी काफ़ी सारी एडजस्टमेंट है, इस पर भी वर्किंग नंबर 1 लिख देता हूँ। फिर ड्राइंग्स भी कुछ हुई हैं, इस पर भी एडजस्टमेंट नंबर 1। यानी ये 4 एडजस्टमेंट्स है, एक नहीं है ना। नॉर्मल लॉस है, अब नॉर्मल लॉस है, ड्राइंग्स हैं, सेल्स रिटर्न है। सेल्स रिटर्न अगर दी हुई है तो उस पर भी एडजस्टमेंट लिखिए। सेल्स रिटर्न नहीं दी हुई जी, ओके जी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पार्ट 2, एडजस्टमेंट नंबर 2। मैं इसको लगा सवाल लूँगा जी। गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट एट अ ट्रेड डिस्काउंट ऑफ 5% वर रिकॉर्डेड एट ग्रॉस अमाउंट। ये है जी रेक्टिफिकेशन, ये उसने रेक्टिफिकेशन का नॉलेज चेक किया। नेक्स्ट देखिएगा जी, गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट, तो सेल्स की अमाउंट गलत रिकॉर्ड हुई है ना। सेल्स एंड कॉस्ट ऑफ सेल्स सब गलती से रिकॉर्ड हो गया। सेल्स की एंट्री, सेल्स में एडजस्टमेंट नंबर 2 किधर है जी, ये है जी, एडजस्टमेंट नंबर 2 करेंगे। डेटर्स एडजस्टमेंट नंबर 2। अच्छा, इसके बाद देखिए जी, रेक्टिफिकेशन के बाद 3rd नंबर पे कहता है 2 million वर रिकवर्ड इन फुल एंड फाइनल सेटलमेंट ऑफ एन ओल्ड आउटस्टैंडिंग बैलेंस ऑफ 3 million which had been written off last year. The amount recovered was credited to trade debtors account. एक तो ये बेटा बैड डेट का नॉलेज टेस्ट कर रहा है आपसे, तो बैड डेट्स का नॉलेज है नंबर 1। नंबर 2, इसमें रेक्टिफिकेशन भी है। ठीक है जी, तो सवाल को पढ़ना भी आर्ट है। तो अगेन अब हम ट्रेड डेटर्स पे एडजस्टमेंट नंबर 3 भी लिखेंगे। इसके लिए भी लेजर बना लेते हैं जी। ट्रेड डेटर्स कहाँ गए जी, एडजस्टमेंट नंबर 3 भी है इस पर। तो जिन अकाउंट हेड्स पे ज़्यादा एडजस्टमेंट्स होती हैं हम उसके लिए अलग से वर्किंग बना लेंगे। तो बैड डेट्स के लिए बनानी थी, वहीं पे सब मेंटेन हो जाएगा। ये भी बैड डेट्स है जी। RL मेंटेन अ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स एट 3% ऑफ देयर एंड बैलेंस, करते हैं जी इसको मेंटेन। वो प्रोविजन उसने पहले दी हुई है हमें, उसने देखा सवाल में प्रोविजन दी हुई है और नीचे बताया कहीं नहीं है कि प्रोविजन का बैलेंस कैलकुलेट हो चुका है या नहीं। तो उसने सिर्फ पॉलिसी बताई है, इसका मतलब प्रोविजन भी आप कैलकुलेट करेंगे। फिर कहते हैं मिसलेनियस इनकम इंक्लूड 12 million रिसीव अगेंस्ट एन एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर ऑन 30 अप्रैल। तो 12 मिलियन में से कुछ ऐसा है जो आपने अनअर्नड इनकम कमाई है। तो एडजस्टमेंट नंबर 5 है जी, मिसलेनियस इनकम में एडजस्टमेंट नंबर 5। ये भी अमाउंट ठीक नहीं है, इसको भी ठीक करना होगा। इस पर एक्रूवल प्री पेमेंट्स का काम है जी, एक्रूवल्स। तो ये एक्रूवल के नंबर इसमें ऐड किए गए हैं। नेक्स्ट देखिएगा, एनुअल रेंट अमाउंटिंग टू ₹24 million was paid in advance on 1st October and charged as an expense। तो ये भी प्री पेमेंट्स हैं, इसको प्री पेड करेंगे। एक्सपेंस में लिखा गया सेलिंग एंड एडमिन एक्सपेंसेस में एडजस्टमेंट नंबर 6 लेंगे। एडजस्टमेंट नंबर 6 आ गई, ये भी अमाउंट हमारे ठीक नहीं है। और अदर पेबल्स में एक्रूवल्स में लेके जाना है इसको। नेक्स्ट देखिएगा, लॉन्ग टर्म लोन वाज एक्वायर्ड ऑन 1 फरवरी 2016 एंड इज रीपेएबल इन 2020 में रीपेएबल है
इंटरेस्ट देयर ऑन इज ड्यू, ठीक है, ये तो 2020 में पेएबल है ना, रीपेएबल उसने ये नहीं बताया कि सेमी एनुअली या एनुअल। हमारा साल ख़त्म हो रहा है 31 दिसंबर 2016, तो लोन ने पे होना 2020 में, तो कोई करंट पोर्शन नहीं है, अगले 12 महीने में लोन का कोई हिस्सा पे नहीं होना। तो इसका मतलब है सारे का सारा लोन क्या है, नॉन करंट लायबिलिटी है, यानी लॉन्ग टर्म लायबिलिटी है। इंटरेस्ट देयर ऑन इज ड्यू सेमी एनुअली, इंटरेस्ट ड्यू होता है सेमी एनुअली, यकम अगस्त एंड यकम फरवरी ईच ईयर। इंटरेस्ट इज चार्ज टू एक्सपेंस एट द टाइम ऑफ पेमेंट, जब उसकी पेमेंट करते हैं तो उसको एक्सपेंस में लिख देते हैं। इसका मतलब है यकम फरवरी के बाद से लेके फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, 5 महीनों के इंटरेस्ट की एक्रूवल है, तो इंटरेस्ट को एक्रू करना है। तो ये एडजस्टमेंट नंबर 7, इंटरेस्ट एक्सपेंस यानी फाइनेंस कॉस्ट, इसको भी ठीक करना है जी। तो एक्रूवल के अच्छे नंबर हैं इस सवाल में। 8वें नंबर पे देखिएगा, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट में आ गया। एन इक्विपमेंट कॉस्टिंग 8 मिलियन वाज परचेज्ड ऑन यकम सितंबर 2016 अगेंस्ट एडवांस पेमेंट। द इक्विपमेंट वाज नॉट यूज्ड एंड रिटर्न ऑन 31 दिसंबर 2016, और उसको क्या कर दिया जी, वापस कर दिया था 31 दिसंबर 2016 को। ओके जी, इक्विपमेंट वाज परचेज 1 सितंबर, इक्विपमेंट पे जाइए, 8वें नंबर पे इक्विपमेंट। ये जी फिक्स एसेट्स, इसमें एडजस्टमेंट है। अगर तो इसकी डेप्रिसिएशन पहले कैलकुलेट हो चुकी है तो उसको ठीक करेंगे, ये भी नीचे जाके पता चलेगा। अगर नहीं कैलकुलेट हुई तो इसकी डेप्रिसिएशन पे देख लेंगे क्या इम्पैक्ट आता है। उसके बाद कहता है द सप्लायर एग्रीड टू सेट ऑफ द कॉस्ट ऑफ द इक्विपमेंट अगेंस्ट द अमाउंट पेएबल बाय आरटी। कॉस्ट ऑफ इक्विपमेंट, अब आपको पैसे भी नहीं वापस मिले, कुछ अमाउंट पेएबल थी बाय आरटी। आरटी कौन है, हम, हमारे से कुछ पैसे पेएबल थे, रेनबो ने कुछ पैसे पे करने थे, तो उसका क्या हो गया, कॉन्ट्रा हो गया होगा। द रिटर्न एज वेल एज रिवर्सल ऑफ डेप्रिसिएशन इज येट टू बी रिकॉर्डेड। ये उसने क्लैरिफाई कर दिया कि एसेट यूज नहीं हुआ तो उसकी डेप्रिसिएशन की रिवर्सल होनी चाहिए, और वो रिकॉर्ड नहीं हुई अभी तक, नंबर 1। नंबर 2, जो उसकी द रिटर्न जो रिटर्न हुई है उसका कॉन्ट्रा भी रिकॉर्ड नहीं हुआ, और उसकी डेप्रिसिएशन भी ठीक रिकॉर्ड रिवर्स नहीं हुई। इसका मतलब है डेप्रिसिएशन पहले चार्ज हो चुकी है। तो कहाँ पे चार्ज हुई होगी, एडमिन एंड सेलिंग एक्सपेंसेस है इसमें डेप्रिसिएशन चार्ज हो चुकी है, उसको ठीक करना है, कम करना है, वापस करना है, रिवर्स करना है। 10वें नंबर पे देखिएगा, डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स एसेट इज चार्ज, ऑलरेडी चार्ज हो चुकी है एट 15% पर एनम, ठीक है जी, फ्रॉम द मंथ ऑफ एडिशन टू द मंथ प्रायर टू डिस्पोजल। एडिशन वाले महीने से डेप्रिसिएशन शुरू हो जाती है और डिस्पोजल के महीने से 1 महीना पहले तक वो चलती रहती है जी। तो डेप्रिसिएशन ऑलरेडी चार्ज हो चुकी है, अब आपने डेप्रिसिएशन की क्या करनी है, सिर्फ रिवर्सल करनी है। तो बेटा डेप्रिसिएशन के कोई इतना ज़्यादा नंबर नहीं है, सिर्फ उसके रेक्टिफिकेशन के नंबर है। तो यहाँ पे क्या है बच्चे, रेक्टिफिकेशन है। तो आप ये देखें, देखने में लगता है कि फाइनल अकाउंट का सवाल है, लेकिन इसमें इन्वेंट्री के अच्छे नंबर हैं, 3-4 ट्रांजैक्शन है इन्वेंट्री की, उसकी अकाउंटिंग पूछी जा चुकी है। एक्रूवल के अच्छे नंबर है, रेक्टिफिकेशन के नंबर है। जी मुजम्मिल, एक्रूवल वही होता है बेटा जो आपने सर्विसेज ले ली हो लेकिन अभी पे नहीं किए। चलिए जी, अब ट्रायल बैलेंस को नोट करते हैं। कैपिटल को 100 मिलियन, सारी अमाउंट देखें ऊपर लिखा हुआ है इन मिलियन, तो नीचे एडजस्टमेंट में जितनी भी अमाउंट्स हैं मैं उनको मिलियन में कन्वर्ट कर लूँगा। यानी फॉर्चुनेटली ऑलरेडी उसने मिलियंस में ही दी हुई है, अगर थाउजेंड्स में होती मैं मिलियंस में इसको कन्वर्ट करता। लीजिए, नहीं ज़रूरत मिलियन में कन्वर्ट करने की। सबसे पहले कैपिटल, यकम जनवरी 2016, कैपिटल में जाके 100 मिलियन लिख दें। फ्री के 0.25 मार्क्स, मैं कैपिटल में आया, मैंने 100 मिलियन लिख दिया। नेक्स्ट देखिए, कैपिटल के बाद प्रॉफिट एंड लॉस, यकम जनवरी 2016, इसको बेटा कहते हैं एक्यूमुलेटेड, इसको कहते हैं रिजर्व्स। सर ये रिजर्व्स क्या होते हैं,
बेटा ये जो रिजर्व्स है ना ये कैपिटल का हिस्सा होते हैं। सर एक्रूड एक्सपेंस और एक्सपेंस पेबल सेम होते हैं, जी फैसल सेम होते हैं बच्चे। बेटा इसका थोड़ा समझ लीजिए, प्रॉफिट एंड लॉस जो लिखा हुआ है ना, समटाइम यहाँ पे ना इसको रिजर्व्स भी लिख के देता है। तो रिजर्व्स क्या होते हैं इसका कॉन्सेप्ट समझ लें, प्रॉफिट एंड लॉस जो लिखा हुआ है इसका कॉन्सेप्ट समझ लें। बेटा समटाइम ऑनर्स क्या होते हैं, ऑनर्स अपना सारे का सारा पैसा कारोबार में से नहीं निकालते। वो कहते हैं मैंने 100 मिलियन लगाया हुआ, ठीक है, तो मैंने कारोबार में से सारा पैसा नहीं निकालना, तो मेरा जो बाकी का प्रॉफिट है ना वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में अलहदा से दिखा दें रिजर्व्स के तौर पे। रिजर्व्स का मतलब प्रॉफिट का वो हिस्सा जो ऑनर ने विड्रॉ नहीं किया बल्कि कारोबार में री इन्वेस्ट रहने दिया, तो वो कैपिटल के बाद अलहदा से नज़र आ रहा होता है। तो हम कैपिटल में रिजर्व लिखेंगे या प्रॉफिट एंड लॉस जो उसने लिखा हुआ है एज इट इज़ भी ले सकते हैं। यहाँ पे क्लोजिंग कैपिटल से पहले अब एक और चीज़ आ जाएगी, प्लस प्रॉफिट और लॉस भी ले सकते हैं और रिजर्व भी ले सकते हैं, ठीक है। समटाइम वो रिजर्व्स का वर्ड भी यूज़ करता है, उसमें हमारे पास अमाउंट है रिजर्व्स की, लेट मी चेक। रिजर्व्स की अमाउंट बताई गई है 30 मिलियन, तो 30 मिलियन लिख दें इसमें। अब अमाउंट है डेबिट की, डेबिट का मतलब है लॉस। ये देखें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ट्रायल बैलेंस में डेबिट लिखा हुआ है। दो काम कर सकते हैं, या तो इसको कैपिटल से एडजस्ट कर दे, 100 में से 30 माइनस करते हैं डायरेक्टली, सेम डेट क्या है तो क्लोजिंग कैपिटल आ जाएगा, पिछले साल का क्लोजिंग इस साल का ओपनिंग, या अलग से भी माइनस कर दें मुझे कोई इतराज़ नहीं, प्रेजेंटेशन में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो जो पिछले सालों का प्रॉफिट एंड लॉस है, यानी लॉस आ रहा है पिछले सालों से, मुझे कैसे पता चला, डेबिट है ना बेटा, कैपिटल क्रेडिट है, प्रॉफिट होता तो क्रेडिट नेचर का होता है, तो डेबिट नेचर का, तो इसका मतलब पिछले सालों का लॉस चलता हुआ आ रहा है, ठीक है, नेगेटिव रिजर्व है। तो दो काम कर सकते हैं, 100 में से माइनस करके 70 लिख दें ओपनिंग कैपिटल, एक ये काम कर सकते हैं, दोनों एक्सेप्टेबल हैं जी। यहाँ पे 100 इज द कैपिटल, इसमें से 30 माइनस करें तो ओपनिंग कैपिटल विल बी 70। ले अब यहाँ पे फिर आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा, अगर ओपनिंग कैपिटल अलग लिखना है, रिजर्व्स अलग से लिखने हैं, तो अलग से भी लिख सकते हैं, नो इशू। तो मैंने नेट ऑफ कर दिया, पिछले साल के एंड पे 100 रुपये का कैपिटल था, 100 मिलियन का, 30 मिलियन के लॉसेस थे, तो ओनर का जो कारोबार में पैसा था पिछले साल के एंड पे वो था 70 मिलियन, और इस साल में वही ओपनिंग बैलेंस हो गया पिछले साल का क्लोजिंग था। तो ये है बेटा रिजर्व्स का या प्रॉफिट लॉस का कॉन्सेप्ट पिछले सालों से रिलेटेड। उसके बाद है ड्राइंग्स पे एडजस्टमेंट है, 50 मिलियन पहले से है और उसको इनर कॉलम में लिख लेते हैं जी ड्राइंग्स। ये लेंगे, ये ड्राइंग्स के इनर कॉलम में 50 लिख दिया, जब अमाउंट एडजस्ट हो जाएगी तो आउटर कॉलम में लिख देंगे। उसके बाद है जी नेक्स्ट इज फिक्स एसेट्स। फिक्स एसेट्स में एक एडजस्टमेंट है, लिहाजा मुझे अलग अकाउंट बनाने की ज़रूरत नहीं है, तो मैं फिक्स अकाउंट को उसी एक ही जगह पे ठीक कर लूँगा। फिक्स अकाउंट 270 फिक्स एसेट, सॉरी, कोई लेदर लेजर बनाने की जरूरत नहीं। अगर ज़्यादा एडजस्टमेंट्स होती तो फिर मैं अलग से लेजर्स बनाता इसकी। फिक्स एसेट्स, क्योंकि इसके एडजस्टमेंट्स है तो इनर कॉलम में इसकी अमाउंट लिख देते हैं जी फिक्स एसेट्स की 270। क्योंकि डेप्रिसिएशन ठीक नहीं है तो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को भी इनर कॉलम में लिख लें 270, नहीं 270 150 की एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, ठीक है जी। इनर कॉलम में इसलिए लिखा एडजस्टमेंट है, रिवर्सल ऑफ डेप्रिसिएशन नहीं की, जब रिवर्स कर देंगे तो सही अमाउंट को आउटर कॉलम में ले जाएंगे। हम ट्रायल बैलेंस की पोस्टिंग के नंबर तो सिक्योर करेंगे। इसके बाद लिखा हुआ जी क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक पे अब काफ़ी ज़्यादा एडजस्टमेंट्स हैं, 170। अब इसको हम वर्किंग नंबर 1 में ले जाते हैं। वर्किंग नंबर 1 करंट एसेट्स में लिखते हैं क्लोजिंग स्टॉक। वर्किंग नंबर 1 में जाके अब हमने काम ही क्या करना है, जो भी इन्वेंट्रीज का काम है ना, वर्किंग नंबर 1 IAS 2 लिख दें,
या इन्वेंट्री लिख दें, इसी में इसमें सारा इन्वेंट्री का काम ही होगा। स्टॉक लिखें, इन्वेंट्री लिखें, जो उसने लिखा हुआ है क्लोजिंग स्टॉक भी लिख सकते हैं, आपकी मर्ज़ी, मुझे कोई इतराज़ नहीं, लेकिन वो बैलेंस ठीक नहीं है। डेबिट बैलेंस है, अन एडजस्टेड बैलेंस लिखेंगे। सारी एडजस्टमेंट्स करने के बाद जो ठीक बैलेंस है ना वो लेके जाएंगे बैलेंस शीट 170। अब ये जो एरिया है, ये सारा एरिया मैं इसकी के लिए छोड़ देता हूँ, यहाँ पे आके कोई वर्किंग नंबर 2 बनाएंगे। तो ये सारा जो एरिया ये बेसिकली IS2 का है। IS2 के सवाल के नंबर हम यहाँ पे सिक्योर करेंगे। नेक्स्ट देखिएगा जी, इन्वेंट्रीज के बाद है ट्रेड डेटर्स। ट्रेड डेटर्स में भी 2-3 एडजस्टमेंट्स हैं। 4000 का है, प्रोविजन भी कैलकुलेट करनी है। तो ट्रेड डेटर्स और प्रोविजन इसको भी हम वर्किंग में ले जाएं, इसके लिए वर्किंग नंबर 2 बना देते हैं। करंट एसेट्स में इनकी जगह छोड़ें, करंट एसेट्स हैं इसमें ये डेटर्स का बैलेंस, एग्जामिनर को रेफरेंस है वर्किंग नंबर 2, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, इसको सेपरेट क्वेश्चन के तौर पे हम सॉल्व करते हैं वर्किंग नंबर 2 में। वर्किंग नंबर 2 हेडिंग दे देते हैं बैड डेट्स। इस चैप्टर के जितने नंबर हैं उस सब के मार्क्स यहाँ पे मिल जाएंगे। डेटर अकाउंट, इस पर चूँकि वर्किंग है, डेबिट बैलेंस है तो अनएडजस्टेड बैलेंस या सिर्फ बैलेंस भी लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। बैलेंस इज 400। इसी तरह प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, इस पे इस चैप्टर का नॉलेज अप्लाई करेंगे। प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, इसका अनएडजस्टेड बैलेंस कह दें या सिर्फ बैलेंस कह दें या ओपनिंग बैलेंस कह दें, मुझे कतन कोई इतराज़ नहीं है, ना एग्जामिनर को कोई इतराज़ होगा। उसके बाद है प्री पेमेंट्स एंड अदर रिसीवेबल्स। जी, प्री पेमेंट्स एंड अदर रिसीवेबल्स, इस पे अक्रूवल एंड प्री पेमेंट्स करनी है हमने। इसको करंट एसेट्स में इनर कॉलम में लिख रहे थे, प्री पेमेंट्स एंड अदर रिसीवेबल्स। सारे प्री पेमेंट्स एंड अदर रिसीवेबल्स यहाँ पे लिख देंगे हम इसमें। करंट एसेट्स, प्री पेमेंट्स एंड अदर रिसीवेबल्स। डेटर्स के अलावा जितने भी रिसीवेबल्स हैं उनकी एडजस्टमेंट इसी में करेंगे। इसकी अमाउंट है हमारे पास 20 मिलियन। ठीक करने के बाद जो सही अमाउंट होगी वो आउटर कॉलम में लिख देंगे। ठीक है जी। उसके बाद आती हैं जी 45 है, सॉरी 45 है जी, 45। अब नीचे इसकी एडजस्टमेंट्स की जगह छोड़िए। मैं कुछ एडजस्टमेंट्स की जगह छोड़ने के बाद लिख रहा हूँ जी कैश एंड बैंक। इसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं है। कैश एंड बैंक में 20 मिलियन एज इट इज़ आउटर कॉलम में लिखा है, दिस इज माई 20 मिलियन। तो मुझे मेरे ट्रायल बैलेंस के नंबर मिलते जा रहे हैं। हर सही जगह पे अमाउंट लिखने के 0.25 मार्क्स। कैश एंड बैंक भी हो गया। कैश एंड बैंक के बाद 10% लॉन्ग टर्म लोन है, इसको अब हमने लिखना है लॉन्ग टर्म लोन में नॉन करंट लायबिलिटी, 0.25 मार्क्स। काउंट करते रहें और इंशाल्लाह आसानी से आपको पता चल जाएगा कि आपने सवाल में कितने नंबर सिक्योर कर रहे हैं। 10% लोन है, इस पर कोई एडजस्टमेंट नहीं है। 120 मिलियन एज इट इज़ मैं आउटर कॉलम में लिख रहा हूँ 0.25 मार्क्स के लिए। then we have ट्रेड क्रेडिटर्स हैं जी। ट्रेड क्रेडिटर्स, इस पर भी इनको रिटर्न की एडजस्टमेंट होगी 240 मिलियन। तो ट्रेड क्रेडिटर्स को करंट लायबिलिटीज में लिखिए, ट्रेड क्रेडिटर्स। वैसे मैंने कोई एडजस्टमेंट साथ लिखी नहीं है तो मैं इसको आउटर कॉलम में ही लिख देता हूँ। ट्रेड क्रेडिटर्स 240 यहाँ पे लिखें, टोटल करके बाद में लिखेंगे 240। उसके बाद है जी एक्रूवल्स एंड अदर पेबल्स। इसके लिए अब जगह छोड़ते हैं, एक्रूवल्स एंड अदर पेबल्स। इसका बैलेंस हमारे पास है 28।
अब इसमें कुछ करनी है हमने एडजस्टमेंट्स करने के बाद मैं कुछ लाइनें छोड़ रहा हूँ, आप छोटे छोटे डॉट्स डाल दीजिएगा। एहतियातन मैंने 4-5 लाइनें छोड़ दी। इसकी एडजस्टमेंट करने के बाद जो टोटल सही बैलेंस आएगा एक्रूवल्स एंड अदर पेबल्स का, वो मैं आउटर कॉलम में शिफ्ट कर दूँगा। इसके बाद जो मेरे पास सेल्स हैं, बेटा चूँकि मैंने साथ में समझाना होता है इसलिए मुझे टाइम लगता है, जब आप खुद करेंगे आपको इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। 750 सेल्स पे एडजस्टमेंट है जी, 750 यस सेल्स पे एडजस्टमेंट है, तो उसको भी इनर कॉलम में लिखेंगे 750। उसके बाद है कॉस्ट ऑफ सेल्स, इस पे भी काफ़ी ज़्यादा एडजस्टमेंट्स हैं, इसको भी हम वर्किंग नंबर 1 में ही ले जाते हैं। तो वहाँ पे कॉस्ट ऑफ सेल का लेजर बना लें क्योंकि एडजस्टमेंट ज़्यादा है इसमें। इन्वेंट्री कॉस्ट ऑफ सेल्स, ठीक है जी। यहाँ से हम परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम का कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे, इसके बैलेंस को ठीक करेंगे और जो सही बैलेंस है उसको हम कॉस्ट ऑफ सेल में ले जाएंगे, अनएडजस्टेड बैलेंस। नेक्स्ट इज सेलिंग एंड एडमिन एक्सपेंसेस, सारी एडजस्टमेंट्स ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में ही कर सकते हैं। मैं यहीं पे ले सेलिंग एंड एडमिन एक्सपेंसेस 146 के हैं, लेकिन इसमें हमने क्या करनी है एडजस्टमेंट्स। एक्रूवल प्री पेमेंट्स होंगे, रेक्टिफिकेशंस होंगी, तो मैं इसके लिए 4-5 जगह छोड़ देता हूँ, डेप्रिसिएशन में भी ठीक होना, ठीक है। उसके बाद है जो फाइनेंशियल चार्जेस, इस पर भी एडजस्टमेंट हमने लिखी हुई है, इसको इनर कॉलम में लिखते हैं, इट्स 10। लास्ट वन इज मिसलेनियस इनकम, इस पे भी एडजस्टमेंट्स हैं, मिसलेनियस इनकम इट्स 45। ले बेटा ये तो हमारा फाइनल अकाउंट का नॉलेज था जो अप्लाई हो गया। तो पूरे सवाल में शायद इसके 3 से 4 नंबर, समटाइम अगर ज़्यादा आइटम्स हैं तो 5 नंबर भी हो सकते हैं, ठीक है। 21 नंबर का सवाल है, फाइनल अकाउंट पे इतने नंबर नहीं देता। अब नंबर किस चीज़ के हैं, अदर चैप्टर्स के, वो इंशाल्लाह अब क्योंकि हमारे क्लास का टाइम ख़त्म हो गया, कल इंशाल्लाह इसको यहीं से कंटिन्यू करते हैं। हर एडजस्टमेंट को एक सेपरेट क्वेश्चन के तौर पे हम इंशाल्लाह इसको सॉल्व करेंगे। देन वी विल बी वेरी कॉन्फिडेंट कि हम चैप्टर्स को अगर ग्रिप से या कॉन्सेप्ट से पढ़ेंगे तो फाइनल अकाउंट हमारे लिए मुश्किल नहीं रहेगा। इसको हैंडल कैसे करना है, ये टास्क होता है, चैलेंज होता है, वो मैंने आपको टेक्निक बता दी है। आप ट्रायल बैलेंस का पोस्टमार्टम करें, एडजस्टमेंट्स को मार्क करें और उसके मुताबिक हर टॉपिक से रिलेटेड अलग से वर्किंग बनाइए, तो इंशाल्लाह आपकी इस चैप्टर पे ग्रिप हो जाएगी। और इस ग्रिप का तरीका इसकी प्रैक्टिस ही है, जितने सवाल प्रैक्टिस करेंगे उतना आपके लिए आसान से आसानतर होता जाएगा, ठीक है जी। सी यू इन टुमारोज क्लास। अल्लाह हाफिज़।